जो खाते हैं उससे रस बनता है, और रस से जब रक्त नहीं बनता, जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है, नाड़ी चौंक हो जाती है तो गाड़ी गर्मा जाती है, उसी तरह से जब रस से रक्त नहीं बनता है तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है। अब गर्मी बढ़ने से लोगों के पैरों में जलन हो जाती है, क्योंकि गर्मी की अधिकता के कारण जब पैरों में जलन हो गई, नसों में ब्लॉकेज आ गई, तो या तो जलन पैदा हो जाएगी या सुन्न हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपके पैरों में जलन है या सुन्नपना है तो आयुर्वेद कहता है ये भी आपका शुगर है। अब अगर आपकी नसें पिंडलियों में ज्यादा सिकुड़ गई तो लोग कहते हैं, एलोपैथी कहता है नर्ववेरिकोज हो गया। लेकिन गर्मी की अधिकता से जब आंतों ने कच्चा रस निर्माण किया, वो कच्चा रस इस नसों में आकर के रुक गया, तो यहाँ आकर के वायु को रोक लेता है। ठीक है। इसलिए रात को बूढ़े लोग या अक्सर महिलाएं कहती है मेरी पिंडलियों में बड़ा दर्द होता है, कई गांठें बांध लेती हैं। तो आयुर्वेद कहता है ये भी क्योंकि नसों का ब्लॉक होना भी शुगर है। अक्सर कहते हैं लोग भाई चलते हुए हमारी कमर में दर्द हो जाता है, तेज नहीं चला जाता है, या पैर सुन्न होने लग जाते हैं, क्योंकि जो नसें आपकी सिकुड़ गई हैं, जब ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो दर्द करने लग जाता है या भारी हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है ये भी शुगर है। ओके। अब अगर आपकी ये आंतों के कारण पेट खराब हुआ और गैस अगर हार्ट की तरफ आ जाती है, तो हार्ट की नसें ब्लॉक होगी, बिल्कुल, तो यहाँ आ गया तो लोग कहते हैं मुझे तो घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, पसीना बन जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपका बीपी हाई हो गया। लेकिन आयुर्वेद कहता है क्यों हुआ, क्योंकि शुगर के कारण आपकी इंटेस्टाइन कमजोर होगी, आपकी आंतें कमजोर होगी, आंतें कमजोर होने से गैस बनी, और ये गैस जब हार्ट की तरफ आई तो उसने घबराहट बेचैनी को पैदा कर दिया, उसी ने आपके बीपी को हाई कर दिया, बीपी को हाई कर दिया। अब एलोपैथी वाला हमेशा आपको बीपी की दवाई खिलाता है, बिल्कुल, क्योंकि इसने शुगर का इलाज नहीं किया, इसलिए उसको सदा दवाई खिलानी पड़ती है। वो कहते हैं बीपी का इलाज नहीं, सदा दवाई खाइए। हम कहते हैं आप बीपी का तो घी खिलाएंगे, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और जबकि एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो है बीपी में घी खाना बंद है, खाना ही नहीं चाहिए, और आयुर्वेद उल्टा बोल रहा है। हाँ, हम चक्कर घी खिलाते हैं, तो घी खिलाएंगे तो आंतों में ताकत आ जाएगी, जो मल आंतों में जमा सारा आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो कब्ज और गैस रूपी इलाज नहीं, बीमारी नहीं रहेगी। और जब कब्ज और गैस आपके अंदर नहीं होगा, वो गैस हार्ट में कैसे आएगी, क्योंकि गैस बनी ही नहीं, तो आपका बीपी सदा के लिए ठीक होगा। अब इससे आगे देखिए, जो आदमी ज्यादा सोचने वाले हैं, दिमागी काम करते हैं, अक्सर महिलाएं हैं ज्यादा चिंता करती हैं, तो गर्दन की नसें, आपकी ये नसें जब सिकुड़ जाएंगी तो गैस यहाँ आकर के रुकेगी। एलोपैथी साइंस कहता है L1 और L2 में आपकी रुकावट पैदा हो गई, यानी गैस आपकी गर्दन में आ गई, वो कहते हैं सर्वाइकल बन गया। सर्वाइकल बन गया। बना क्यों, क्योंकि गैस थी, जो शुगर के कारण आपकी आंतें कमजोर हुई, वो गैस आपकी गर्दन में आके रुक गई, सर्वाइकल बन गया। इसलिए वो सर्वाइकल का इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने आंत को मजबूत नहीं किया, गैस का बनना बंद नहीं किया, उन्होंने शुगर को ठीक नहीं किया, इसलिए सर्वाइकल का रोग उनको सदा बन गया और इलाज करते रहे। अब इससे आगे और गैस बढ़ती है तो दिमाग में आ जाती है, तो अगर वो दिमाग में गैस आकर के रुक जाती है तो एलोपैथी वाला कहता है जी माइग्रेन हो गया। मतलब माइग्रेन के अंदर सिर के अंदर जो है यहाँ पर दर्द रहने लग जाता है, सारे दर्द रहता है, सिर में दर्द होने जाता है, और वो भयंकर दर्द होता है, जब तक उल्टी नहीं आती उसको आराम नहीं पड़ता, तो कहते हैं ये माइग्रेन हो गया। अब माइग्रेन के लिए वे लोग एनाल्जेसिक दवाइयां दे देते हैं, जब आपको दर्द हुआ नशे की गोलियां खा ली, उसका परिणाम क्या हुआ, या तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको कहीं पैरालाइज हो जाएगा, खतरनाक या ब्रेन, हाँ, क्योंकि गैस जो बढ़ती चली गई, आपने नशे से उसको रोका। ठीक है, हमें चाहिए था अपने पेट को ठीक करना, जो आयुर्वेद कहता है, अगर हम पेट को ठीक कर देते, न माइग्रेन होता, न सर्वाइकल होता, न बीपी होता, न नर्ववेरिकोज होती, न डिस्क की प्रॉब्लम होती, न पैरों की जलन होती। यही तो शुगर के लक्षण है। बाप रे, आज तक आपने और मैंने एक ही बात सुनी थी कि शुगर जो है वो दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन आज ये सुनकर हैरान हूं कि भाई शुगर एक या दो टाइप की नहीं होती, बल्कि 20 तरीके की होती है। जी हाँ, 20 तरीकों की, और ऐसा पहली बार मैंने सुना है, इसलिए सुनकर के हैरान हूं। वैसे आपको बता दूं कि फिलहाल मौजूद हूं रोहतक के कायाकल्प में, जहां पर सालों साल से, तकरीबन 35-40 साल से लोगों का इलाज कर रहे नाड़ी वैद्य सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर आपका। आप सभी का स्वागत है। वैसे जी, आपने सच में मेरे को बहुत हैरान कर दिया। 20 तरीके की शुगर, मतलब डॉक्टर्स ने तो आज तक एक या दो ही तरीके की बताई है, 20 तरीके की शुगर किस तरीके से हो सकती है? आयुर्वेद में महर्षि चरक ने लिखा है कि प्रमेह रोग 20 प्रकार का। अच्छा। इसकी पहली परिभाषा प्राचुरम वारम वारम मेहन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह। जब पेशाब ज्यादा आने लग जाता है उसी को हम प्रमेह रोग बोलते हैं। ठीक है। अब एलोपैथी कहता है पेशाब ज्यादा आ रहा है, दवाई दे दीजिए, लेकिन वो शुगर होता है, इसलिए वे लोग सदा इलाज करते रहते हैं। ठीक है। इसमें वातज, पित्तज और कफज, इन तीनों प्रकार, जो वात पित्त कफ 3 दोष है, उनके अनुसार प्रमेह की विवेचना की गई है। आयुर्वेद के अनुसार मेरे ख्याल से समस्याएं 3 ही होती है, वात, पित्त और कफ, उनमें से कहीं ना कहीं जो है समस्याएं पैदा होती हैं। सारे रोग उन्हीं से पैदा होते हैं। हाँ।
अब क्या है, शुगर देखिए, एलोपैथी साइंस से जहाँ पैनक्रियाज पर बेस्ड जो इंसुलिन है, जब बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाते तो कहते हैं कि वो यहाँ आपका शुगर शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन ये शुगर पैनक्रियाज आपका यहाँ है जी, ठीक है। जब ये पैनक्रियाज का इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो होता है, लेकिन उससे पहले बीमारी कहाँ पैदा होती है, जब हमारे सोचने के कारण हमारी इंटेस्टाइन जो ये आते हैं, जब ये काम नहीं करती, गैस बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब रस से रसात रक्तम ततो मांसम मांसान में ततो अस्थि अस्थुनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते, जो खाते हैं उससे रस बनता है। और रस से जब रक्त नहीं बनता, जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है, नाड़ी चौंक हो जाती है तो गाड़ी गर्मा जाती है, उसी तरह से जब रस से रक्त नहीं बनता है तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, अब गर्मी बढ़ने से लोगों के पैरों में जलन हो जाती है। अक्सर महिलाएं कहती है पैरों में जलन हो गई, तलवों में, यहाँ पे तलवों में जलन हो जाती है, कोई गीले कपड़ा रखती है, कोई मेहंदी लगाती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है क्योंकि गर्मी की अधिकता के कारण जब पैरों में जलन हो गई, नसों में ब्लॉकेज आ गई, तो या तो जलन पैदा हो जाएगी या सुन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पैरों में जलन है या सुनपना है तो आयुर्वेद कहता है ये भी आपका शुगर है। ओके, तो ये भी एक शुगर का टाइप ये भी हाँ, शुगर ये प्रकार है ना ये। ठीक है, अब अगर आपकी नसें पिंडलियों में ज्यादा सिकुड़ गई तो लोग कहते हैं, एलोपैथी कहता है नर्व वेरिकोज हो गया। लेकिन गर्मी की अधिकता से जब आंतों ने कच्चा रस निर्माण किया, वो कच्चा रस इस नसों में आकर के रुक गया, तो यहाँ आकर के वायु को रोक लेता है। ठीक है, इसलिए रात को बूढ़े लोग या अक्सर महिलाएं कहती है मेरी पिंडलियों में बड़ा दर्द होता है, कई गांठें बांध लेती हैं। तो आयुर्वेद कहता है ये भी क्योंकि नसों का ब्लॉक होना भी शुगर है। अच्छा, तो ये यहाँ अगर ये आ गया तो भी आपका शुगर हो गया। अब अक्सर कहते हैं लोग भाई चलते हुए हमारी कमर में दर्द हो जाता है, तेज नहीं चला जाता है, या पैर सुन्न होने लग जाते हैं, क्योंकि जो नसें आपकी सिकुड़ गई हैं, जब ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो दर्द करने लग जाता है या भारी हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है ये भी शुगर है। ओके, अब अगर आपकी ये आंतों के कारण पेट खराब हुआ और गैस अगर हार्ट की तरफ आ जाती है, तो हार्ट की नसें ब्लॉक होगी, बिल्कुल, तो यहाँ आ गया तो लोग कहते हैं मुझे घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, पसीना बन जाता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपका बीपी हाई हो गया। लेकिन आयुर्वेद कहता है क्यों हुआ, क्योंकि शुगर के कारण आपकी इंटेस्टाइन कमजोर होगी, आपकी आंतें कमजोर होगी, आंतें कमजोर होने से गैस बनी, और ये गैस जब हार्ट की तरफ आई तो उसने घबराहट बेचैनी को पैदा कर दिया, उसी ने आपके बीपी को हाई कर दिया, बीपी को हाई कर दिया। अब एलोपैथी वाला हमेशा आपको बीपी की दवाई खिलाता है, बिल्कुल, क्योंकि इसने शुगर का इलाज नहीं किया, इसलिए उसको सदा दवाई खिलानी पड़ती है। वो कहते हैं बीपी का इलाज नहीं, सदा दवाई खाइए। हम कहते हैं आप बीपी का तो घी खिलाएंगे, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, और जबकि एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो है बीपी में घी खाना बंद है, खाना ही नहीं चाहिए, और आयुर्वेद उल्टा बोल रहा है। हाँ, हम चक्कर घी खिलाते हैं, तो घी खिलाएंगे तो आंतों में ताकत आ जाएगी, जो मल आंतों में जमा सारा आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो कब्ज और गैस रूपी इलाज नहीं, बीमारी नहीं रहेगी। और जब कब्ज और गैस आपके अंदर नहीं होगा, वो गैस हार्ट में कैसे आएगी, क्योंकि गैस बनी ही नहीं, तो आपका बीपी सदा के लिए ठीक होगा। अब इससे आगे देखिए, जो आदमी ज्यादा सोचने वाले हैं, दिमागी काम करते हैं, अक्सर महिलाएं हैं ज्यादा चिंता करती हैं, तो गर्दन की नसें, आपकी ये नसें जब सिकुड़ जाएंगी तो गैस यहाँ आकर के रुकेगी। एलोपैथी साइंस कहता है L1 और L2 में आपकी रुकावट पैदा हो गई, यानी गैस आपकी गर्दन में आ गई, वो कहते हैं सर्वाइकल बन गया। सर्वाइकल बन गया, बना क्यों, क्योंकि गैस थी जो शुगर के कारण आपकी आंतें कमजोर हुई, वो गैस आपकी गर्दन में आके रुक गई, सर्वाइकल बन गया। इसलिए वो सर्वाइकल का इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने आंत को मजबूत नहीं किया, गैस का बनना बंद नहीं किया, उन्होंने शुगर को ठीक नहीं किया, इसलिए सर्वाइकल का रोग उनको सदा बन गया और इलाज करते रहे। अब इससे आगे और गैस बढ़ती है तो दिमाग में आ जाती है, तो अगर वो दिमाग में गैस आकर के रुक जाती है तो एलोपैथी वाला कहता है जी माइग्रेन हो गया। मतलब माइग्रेन के अंदर सिर के अंदर जो है यहाँ पर दर्द रहने लग जाता है, सारे दर्द रहता है, सिर में दर्द होने जाता है, और वो भयंकर दर्द होता है, जब तक उल्टी नहीं आती उसको आराम नहीं पड़ता, तो कहते हैं ये माइग्रेन हो गया। अब माइग्रेन के लिए वे लोग अनाल्जेसिक दवाइयां दे देते हैं, ठीक है, जब आपको दर्द हुआ नशे की गोलियां खा ली, उसका परिणाम क्या हुआ, या तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको कहीं पैरालाइज हो जाएगा, खतरनाक या ब्रेन उसके। हाँ, क्योंकि गैस जो बढ़ती चलेगी, आपने नशे से उसको रोका, ठीक है। हमें चाहिए था अपने पेट को ठीक करना, जो आयुर्वेद कहता है, अगर हम पेट को ठीक कर देते, न माइग्रेन होता, न सर्वाइकल होता, न बीपी होता, न नर्व वेरिकोज होती, न डिस्क की प्रॉब्लम होती, न पैरों की जलन होती। यही तो शुगर के लक्षण है। बाप रे बाप, इस कंसेप्ट को इस तरीके से मैंने पहली बार समझा है। जो एलोपैथी में 20 अलग अलग रोग हैं, 20 अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, उम्र भर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, क्योंकि माइग्रेन बहुत तरीके की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं नशे की। मुझे बहुत बार से दर्द होता है तो उससे मैं परेशान हो जाती हूँ, या फिर बीपी हाई की परेशानी लोगों को रहती है, ताउम्र गोलियां खाते हैं। तो
पहली बार मैंने इस कंसेप्ट को ऐसे समझा कि ये सारा जो आयुर्वेद में कहते हैं ना कि भाई सारी बीमारियों की जड़ जो है वो हमारा पेट है, जैसा खान पान होगा पेट के अंदर से सारी बीमारियां और उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो वैद्य जी सच्ची में पहली बार इतने बेहतरीन तरीके से मैंने इस कंसेप्ट को समझा है, पहली बार। अब और देखिए जी, अक्सर लोग कहते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। हाँ। अब ये डिस्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वायु का प्रेशर और रक्त का प्रेशर जब आपकी धमनियों में नहीं आता, जैसे ट्यूबवेल का पाइप है, ठीक है, अगर ट्यूबवेल नहीं चल रहा तो पाइप मुड़ जाएगा और भरकर के चल रहा है तो दबेगा नहीं। ऐसे ही अगर वायु का और रक्त का प्रवाह आपका पूरा आ रहा है तो आपकी नस ना L4 में दबेगी ना 5 में दबेगी। ठीक है, डॉक्टर क्या कहते हैं L4 L5 के नीचे आपकी नसें रुकने के कारण आपका पैर सुन हो रहा है, ठीक है, या दर्द हो रहा है। तो ये कारण क्या हुआ कि जहां शुगर के कारण आपकी आंतें कमजोर थी वहां रस से रक्त नहीं बना तो गैस बननी शुरू हो गई। तो गैस आया, उसने सुन कर दिया, यहाँ ज्यादा आकर के गैस रुक गई तो कमर का दर्द पैदा हो गया और ये गैस आगे आ गई, रीढ़ की हड्डी में आ गई। तो आपने एक सुना होगा रोग एंकलाइजिंग स्पॉन्डोलाइटिस बोलते हैं, जो एंकल से लेकर घुटने से लेकर के सिर तक अकड़ाहट पैदा कर देता, लोग टेढ़े हो जाते हैं उसमें। उसका एंकलाइजिंग स्पॉन्डोलाइटिस बोलते हैं। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं, ठीक है, लेकिन वो क्यों हुआ? जब गैस अत्यधिक आपकी रीढ़ की हड्डियों में भी आ गई, ठीक है, और आपके गर्दन तक आकर के पैर तक चली जाती है, तो इसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डोलाइटिस बोलते हैं। ओके, तो मैं अपने इलाज में, मैंने 36 वर्ष में आयुर्वेद से ही पूर्ण इलाज करता हूँ और मेरी दवाई अपनी बनाई हुई है, बिल्कुल, लेकिन है शास्त्रीय योग जी। तो हम इस गैस का बनना बंद करते हैं। अच्छा, तो ये एंकलाइजिंग स्पॉन्डोलाइटिस सदा के लिए ठीक हो जाता है। यहाँ जो लोग कहते हैं जी, डॉक्टर कहते हैं अक्सर फौजी जो है वो बेचारे बहुत ज्यादा ऑपरेशन करा करके आते हैं जी, लेकिन मैं उसको जो ऑपरेशन कराने के बाद भी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो हम इसी तरीके से ठीक करते हैं जी। और आज उनकी कमर में कोई दर्द नहीं, ना कोई पैरों में जलन है, ना कमर में कोई दर्द है, ना सर्वाइकल है, ना माइग्रेन है, ना बीपी है, ना एसिडिटी है, ना कब्ज है, क्योंकि सभी आयुर्वेद के अनुसार सभी शुगर के अंदर आ जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बीमारी नपुंसकता का रोग है, वो भी शुगर का ही रोग है, क्योंकि रसात रक्तम ततो मांसान में दस्ततो अस्थि अस्थर मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जब खाए हुए रस का रक्त नहीं बनता तो मांस नहीं बनेगा, तो लोग दुबले पतले रह जाएंगे, या वायु बनेगी तो मोटे हो जाएंगे। जब रक्त से मांस और मांस से मेद नहीं बनेगा तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, डॉक्टर कहेंगे हड्डियों का रस खत्म हो गया, उनके बाल झड़ने लग जाएंगे। जब वीर्य नहीं बनेगा तो नपुंसकता पैदा हो जाएगी, औरतें बांझ हो जाएंगी, कामुकता उनकी खत्म हो जाएगी। तो ये सभी रोग आयुर्वेद तो कहता है कि अगर आप इस पेट के सिस्टम को ठीक कर देते तो आपको ये कोई बीमारी ही पैदा नहीं होनी थी। इसलिए हमारे यहाँ चाहे वो नपुंसकता का रोगी हो, चाहे वो हड्डियों की कमजोरी का रोगी हो, या नसें, कई बार डॉक्टर कहते हैं नसें काम नहीं कर रही, कई बार कहते हैं हार्ट काम नहीं कर रहा, कई बार कहते हैं लीवर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? कि वहां तक रक्त की सप्लाई नहीं पहुंच रही, ठीक है। और रक्त की सप्लाई क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि गैस बनी, गैस से हमारी नसें कमजोर हो गई, वहां तक सप्लाई नहीं पहुंची। तो कहते हैं जी हार्ट को स्टंट लगाना पड़ेगा, या हार्ट के अंदर पेसमेकर लगाना पड़ेगा। अगर हार्ट में हम सप्लाई पहुंचाए वो ठीक हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रत्येक रोग को अपने यहाँ बड़े सहज ढंग से ठीक करते हैं और आयुर्वेदिक तरीके से सदा के लिए ठीक करते हैं, क्योंकि हम कारण को दूर करते हैं। सर एक चीज इसमें पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार, क्योंकि देखिए आप नो डाउट 35-40 साल से जो है लोगों के आयुर्वेद के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, और वैसे भाई हरियाणा के अंदर जो सबसे पुराने नाड़ी वैद्य के तौर पर कहें, या फिर जो है सबसे सुप्रसिद्ध हिंदुस्तान के अंदर नाड़ी वैद्य के तौर पर कहें, वैद्य सत्यप्रकाश जी को लोग जानते भी हैं। और आपका जो टैलेंट है या फिर आपकी जो नॉलेज है दिख भी रही है भाई, चाहे संस्कृत में उस चीज़ को समझना हो या इंग्लिश वाले डॉक्टर्स की लैंग्वेज में उसे समझाना हो, बखूबी आप कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि सर ये आपने मतलब आयुर्वेद से सीखा है या आपने कहीं पढ़ाई भी की है इस चीज़ की, कोई डिग्री आपने ली है, किस तरीके से जो है आप इस फील्ड में हैं? देखिए, एक तो मेरे नाना जी वैद्य थे, बहुत ही ज़बरदस्त वैद्य थे जी, और उनकी मेरे पास दवाइयाँ हैं बनाई हुई, उन्हीं के फार्मूले हैं। फिर मैंने देखा कि आयुर्वेद में बड़ी ताकत है जी, तो MD यूनिवर्सिटी से मैंने BMS किया था 1986 में, इतना साल पहले। और उसके बाद फिर पूरे विदेशों में मैंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया और आयुर्वेदिक के अनुसार ट्रीटमेंट किया। फिर मेरे मन में आया कि विदेशियों को भारत में लाना चाहिए, तो मैंने भारत में इस औषधालय को खोला और विदेशों से लोग आते हैं जो अपना इलाज कराते हैं। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर भी पूछूंगी, क्योंकि अक्सर जो है वैद्य बोलते हैं कि भाई हम आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, जो मतलब जिन जड़ी बूटियों से या फिर जिन पौधों से वो दवाइयाँ बनती हैं, उन पौधों तक में भी केमिकल होता ही होता है। तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए आयुर्वेदिक दवाइयों में भी केमिकल हम तक पहुँच जाता है, तो उसका आप किस तरीके से समाधान करते हैं? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ा तरीका, मेरा अपना फार्म हाउस है जिसमें मैंने अपनी औषधियाँ उगाता हूँ जी, और भावों का बड़ा प्रभाव है। जैसे आप घर में माता के हाथ की, पत्नी के हाथ की, बहन के हाथ की सारी
सारी जिंदगी रोटी खाते हैं, बड़ा आनंद आता है, कभी कब्ज नहीं होती, लेकिन मन नहीं भरता उससे। हाँ, और होटल की रोटी में आपको कब्ज हो जाती है। बिल्कुल। शादी की रोटी अगले दिन नहीं खा पाते, क्योंकि वहाँ भाव नहीं होता कि हमें एक दिन रोटी खानी, अगले दिन की रोटी देनी नहीं, इस भाव से जो भोजन बनाया बारात का, इसलिए अगले दिन नहीं खा पाते। तो हम अपने भावों से औषधियों को किस समय उसको लेना चाहिए और कैसे उसको लेना चाहिए, उस पूरी विधि के अनुसार। क्योंकि किसी भी औषधि को लेने से पहले हमें उस पर दूध चढ़ाना चाहिए पहले दिन, और उससे हाथ जोड़ करके हमें कामना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे औषध, मैं मानव कल्याण के लिए आपको लेना चाहती हूँ, इसलिए आप पूरे गुण युक्त और अपने पूरी वीर्य युक्त होकर के मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं रोगियों को आरोग्य प्रदान कर सकूं। इस भाव के साथ जब औषधि को लेता हूँ और फिर औषध का निर्माण करते हुए ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि देहि रुद्र वचने न स्वाहा। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि एक औषधि, जिस औषधि का मैं निर्माण कर रहा हूँ, यह औषधि जो है मानव कल्याण के लिए अमृत की वर्षा करे। इस भाव के साथ जब औषधि का निर्माण किया जाता है तो मेरी औषधियाँ जो है वैसे ही कारगर है जैसे च्यवन ऋषि च्यवनप्राश को खा करके जवान हो गए थे, लेकिन आज खांसी भी नहीं जाती, क्योंकि उनमें भावों का अभाव है। कहीं न कहीं केमिकल की औषधियाँ हैं, मेरी अपनी औषधियाँ हैं, अपनी उगाई हुई औषधियाँ हैं, उसी ढंग से ली गई है और बनाई गई हैं, इसीलिए हमारी औषधियाँ बड़ा काम कर रही है। क्या बात है। वैसे जो आजकल के मॉडर्न लोग हैं ना, उनको समझा दूं कि आजकल आपने एक छोटी सी बात जरूर सुनी होगी, दैट व्हाट यू ईट यू बिकम्स। आप जो खाएंगे, जैसा खाएंगे वैसा आपका मन होगा, वैसे ही आप होंगे। वही चीज जो है वैद्य जी ने संस्कृत में समझाई है कि भाई किसी भी जड़ी बूटी को उगाने से लेकर उसको, उससे जो है बूटियां लेने से लेकर उसे बनाने तक हर जगह एक भाव होता है। और खुद की जो है इनके पास अपने फार्म्स हैं जहाँ पर ये खुद ही जो जड़ी बूटियां उगाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से तोड़ लाए उसे, ठीक है फॉर्मेलिटी करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना करके आपको दे दी हैं। इन हाउस ट्रीटमेंट है, कोई भी समस्या है तो खुद जो है इनका अस्पताल है इतना बड़ा, शायद ही मैंने आज तक किसी नाड़ी वैद्य के पास इतना बड़ा अस्पताल देखा है। कहाँ है? रोहतक के अंदर, कायाकल्प। एड्रेस जो है सारा का सारा नीचे चल रहा है। और वैद्य जी बहुत सारी समस्याएं तो खैर बॉडी की 90% समस्याएं तो आपने गिनवाई दी हैं, पर फिर भी चाहूँगी कि एक बार मोटा माटी बता दें कि किस किस बीमारी का इलाज है आपके इस अस्पताल में संभव है। हमारे पास उस प्रत्येक रोग का, जब एलोपैथी साइंस कह देती है कि सदा के लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी, मैं तो कहता हूं कि जब इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके रोगों से या अंग्रेजी दवाओं से या डॉक्टर से परेशान होकर आपको ये कहने लग जाओ कि भगवान उठा ले तो अच्छा है, उस उठ जाने से पहले, उस चले जाने से पहले एक बार हमारे औषधालय में आइए। 15 दिन की दवाई में, चाहे वो सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, बीपी हो, एसिडिटी हो, शुगर हो, यहाँ तक कि चाहे आप HIV ने परेशान कर रखो या कैंसर से डॉक्टर ने आपको कह दिया घर चले जाइए, 2 दिन के मेहमान हैं, ये भी लोग 15 दिन की दवा का प्रयोग करके, अगर आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी, चुस्ती फुर्ती आती है, आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि मुझे जिंदा रहना चाहिए, और आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाए कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, तो आपका भी जीवन सफल है और मेरा भी औषध का जो कार्य है, वैदिक का जो कार्य है, वो सफल हो जाएगा। और इसी सफलता के साथ हम जीते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ रोगी ये नहीं कहते कि मैं ठीक नहीं हुआ, कहते हैं कि आराम मिला और बहुत ही आराम मिला, हम आपके पास पहले क्यों नहीं आए, ये विचार पैदा करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अगर परेशान हैं तो एक बार ज़रूर आइए और देखिए मेरे औषधालय में नाड़ी वैद्य के द्वारा, यानी नाड़ी देकर मैं कैसे आपके रोग के कारण को देखता हूँ और कैसे सहज भाव से आपके प्रत्येक रोग को दूर करने का मैं प्रयत्न करूँ। क्या बात है। सो भाई सारे जितने भी डिस्कशंस थे वो मैं कर चुकी हूँ, खैर एक वीडियो में इतना ही पॉसिबल है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि वीडियो यहाँ तक लिमिट है तो इलाज की भी कोई लिमिटेशन है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कुछ परेशानी है, नीचे नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस एड्रेस पर आकर के जो है आप बातचीत कर सकते हैं। हाँ, अगर परेशान है किसी भी बीमारी से तो एक बार इलाज या परामर्श लेने में कोई नुकसान नहीं है, ये मैं हमेशा से आपको कहती रही हूँ और एक बार फिर से कह रही हूँ कि अगर बीमार है, परेशान है तो इलाज लेना ना लेना आपकी चॉइस है, लेकिन परामर्श लेने में कोई भी नुकसान किसी भी तरीके का नहीं है। खैर ये वीडियो यहीं तक, आगे भी सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। जी सर, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि भारतीय विद्या क्या थी तो YouTube पर मेरा चैनल है नाड़ी वैद्य कायाकल्प, आप उस पर देखिए। मैंने उस पर वो सभी घरेलू इलाज बताए हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी जानते थे, और उसको आप अनुभव करके उसको प्रयोग करके देखिए आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। और वो अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे उस दाल में आइए, मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। चलिए, तो भाई दोनों ही इलाज जो है इन्होंने बता दिया कि भाई अगर घर पर ही कोई नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो इनके YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और उसके अलावा फिर भी कोई समस्या है तो आप यहाँ पर आ ही जाइए, वो तो मैं शुरुआत से ही आपको कह रही हूँ। खैर भाई ये वीडियो यहीं तक, लेकिन सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। सर आपका भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें।